नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। उदयपुर में कन्हैयालाल का गला काटने के केस में आज कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। आज इस केस के तार अजमेर शरीफ से जुड़े पाए गए। आज इस बात के संकेत मिले कि एक सोची समझी साजिश थी, इसकी बाकायदा प्लानिंग की गई थी। साजिश किसने रची, किसने मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को सिर कलम करने का टास्क दिया और मर्डर का वीडियो बनाने का आदेश दिया, पुलिस उस शख्स तक बहुत जल्दी पहुंचने का दावा कर रही है। आज इस बात के संकेत मिले कि अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के जिस खादिम गौस चिश्ती ने पहले सर तन से जुदा करने का नारा लगाया, उसी खादिम ने इस नारे को हकीकत में बदलने का प्लान भी बनाया। उसी खादिम ने सर तन से जुदा करने की जिम्मेदारी मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को दी। इसके संकेत मिले हैं। यहां यह बताना जरूरी है कि गौस चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह की अंजुमन कमेटी के सेक्रेटरी सरवर चिश्ती के भतीजे हैं और यह बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया, पुलिस को इस बात के संकेत मिले हैं कि गौस चिश्ती के हुक्म पर ही कन्हैयालाल की गर्दन काटी गई। हालांकि सबूत जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उससे लगता है कि गौस चिश्ती ने गला काटने का टास्क दिया था, लेकिन टारगेट फिक्स नहीं था। कन्हैयालाल से पहले उदयपुर के एक व्यापारी को इसी तरह से मारने की साजिश थी। उसे धमकी दी गई थी, लेकिन चूंकि जिस शख्स को यह टारगेट दिया गया था वो अपने काम में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए कन्हैयालाल को शिकार बनाया गया। कन्हैयालाल एक सॉफ्ट टारगेट था। उसकी हत्या के बाद से गौस चिश्ती फरार है। वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब उदयपुर केस की जांच अजमेर की तरफ मुड़ गई है और यह खुलासा हैरान करने वाला है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा इसका कनेक्शन किस किस से जुड़ा है और वो संकेत क्या मिले हैं, वो सबूत क्या मिले हैं जो इस साजिश की कड़ियों को जोड़ते हैं। और अगर यह सब साबित हो गया तो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और दुख की बात यह होगी कि गरीब नवाज की जो दरगाह 800 साल से भाईचारे की मिसाल बनी है, जो दरगाह 800 साल से हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बनी है, उस पवित्र दरगाह का इस्तेमाल इंसानियत की कत्ल की साजिश रचने में हुआ। अजमेर शरीफ के खादिम गौस चिश्ती ने जो नारे लगाए, उन नारों को सच्चाई में बदलने की साजिश की। इन संकेतों को जोड़कर इस साजिश का खुलासा हुआ है। उनको सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। असल में जांच एजेंसियों को इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था कि आखिर 28 जून को कन्हैयालाल की हत्या के बाद दोनों कातिल मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद वीडियो जारी करने के बाद अजमेर की तरफ क्यों भाग रहे थे। अजमेर में कौन उनका इंतजार कर रहा था, वो कहां छुपते, क्या पहले से अजमेर भागने की प्लानिंग थी? अगर प्लानिंग पहले थी तो कन्हैया का गला काटने वाले दोनों हत्यारे अजमेर में किसके पास जाने वाले थे? जब जांच के दौरान इस सवाल का जवाब ढूंढा गया तो पता लगा कि मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद अनवर नाम के शख्स के कांटेक्ट में थे। वो इस व्यक्ति से कई बार मिले थे और कई बार अनवर से उनकी बात हुई थी। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि पुलिस ने सबसे पहले अनवर को उठाया। अनवर से जो क्लू मिले, उसके बाद शक की सुई अजमेर शरीफ के दरगाह के खादिम गौस चिश्ती की तरफ घूम गई। इसके बाद गौस चिश्ती की खोज शुरू हुई तो पता लगा गौस चिश्ती फरार हो गया है। उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। जानकारी यह मिली कि गौस चिश्ती के फोन की आखिरी लोकेशन बिहार में थी। अभी जांच एजेंसियां उसको खोज रही हैं। अब सवाल यह है, ऐसा क्या संकेत मिला जिसके आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि गौस चिश्ती की साजिश का ही नतीजा कन्हैयालाल की हत्या के रूप में सामने आया? इसका जवाब इंटरेस्टिंग है। जांच एजेंसियों का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिल गए हैं। इस बात के सबूत एसआईटी के पास है कि 17 जून को गौस चिश्ती अजमेर से उदयपुर आया था। उदयपुर में वो मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद से मिला था। हो सकता है इसी मुलाकात में उसने कातिलों को नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने वाले शख्स का सिर तन से जुदा करने का फरमान सुनाया हो। अब कोई भी यह पूछ सकता है कि इस बात का क्या सबूत है कि अजमेर शरीफ दरगाह का खादिम सरवर चिश्ती का भतीजा गौस चिश्ती 17 जून को उदयपुर आया
और इस बात का क्या सबूत है कि उसने मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद को गला काटने की साजिश को अंजाम देने को कहा? इस सवाल के जवाब में कुछ लिंक्स आपस में जोड़ने पड़ेंगे, इसलिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। 17 जून की तारीख को दिमाग में रखिए। 17 जून वो तारीख है जिस दिन ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के खादिम गौर चिश्ती दरगाह के गेट पर खड़े होकर नारे लगवा रहे थे। नारा लगवा रहे थे, गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। असल में 14 जून को अजमेर शरीफ दरगाह की अंजुमन कमेटी के इलेक्शन हुए थे। खादिमों के वोट से गौर चिश्ती के चाचा सरवर चिश्ती सेक्रेटरी का इलेक्शन जीते थे। 17 जून को नतीजे का ऐलान हुआ था। इसी दिन सरवर चिश्ती ने जीत के बाद हुई तकरीर में कहा था कि हिंदुस्तान को हिला देंगे, और इसके बाद इसी दिन यानी 17 जून को दरगाह के बाहर गेट पर सैकड़ों की भीड़ के बीच माइक पर गौर चिश्ती ने सर तन से जुदा के नारे लगवाए। उस दिन का सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी सर्कुलेट हुआ, और वो वीडियो आज की बात में मैंने आपको मंगलवार को दिखाया भी था। अगर कोई हमारे वकील की शान में गुस्ताखी करेगा तो हम उसकी गुस्ताखी को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, गुस्ताखे रसूल की एक सजा। आका की नामूस पर गए से कर भी पकड़ाने को कभी मेरे भाई को इसने हमारे आगे शान में गुस्ताखी करी, उसको इनकी समाजों की पे कोई नहीं है। जांच एजेंसियों को इस बात के सबूत मिल गए हैं कि इस तकरीर के बाद, भड़काऊ नारे लगवाने के बाद गौर चिश्ती अजमेर से उदयपुर गया। उदयपुर में गौर चिश्ती की मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। उदयपुर में गौर चिश्ती के फुटप्रिंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास हैं। अब सवाल यह कि अगर गौर चिश्ती अजमेर से उदयपुर गया तो यह कौन सा गुनाह था? इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। इसके जवाब में यह बताया गया कि सबूत इस बात के भी मिले हैं कि गौर चिश्ती उदयपुर में मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद से मिलने गया था, और वो वहां उनसे मिला भी था। अब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि गौर चिश्ती अगर मोहम्मद रियाज से मिला तो यह कैसे कहा जा सकता है कि वो भी कन्हैया लाल की हत्या की साजिश में शामिल था? इसके जवाब में जानकार यह बताते हैं कि 17 जून को गौर चिश्ती ने अजमेर में सर तन से जुदा के नारे लगवाए, फिर उदयपुर गया, वहां रियाज और गौस से मिला, और उसके बाद 17 जून को ही मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने चाकू के साथ एक वीडियो शूट किया जिसमें दोनों ने दावा किया कि वो नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने वाले का गला काटेंगे, और जब काम हो जाएगा उसके बाद ही वीडियो जारी करेंगे। जुम्मे के दिन बना रहा हूँ ये वीडियो, मैं जुम्मे के दिन बना रहा हूँ माशाल्लाह, और 17 तारीख है। और दूसरा और मैसेज देता हूँ कि इस वीडियो को वायरल करूँगा उस दिन जिस दिन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करी उसका सर कलम कर दूंगा, उस दिन वायरल होगा। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा। रियाज और गौस मोहम्मद ने यह वीडियो 17 जून को शूट किया था, लेकिन जारी नहीं किया। जारी किया 28 जून को। 28 जून को मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने दुकान में घुसकर कन्हैया लाल का गला काट दिया, मर्डर का वीडियो बनाया। इसके बाद उदयपुर में ही एक फैक्ट्री में जाकर कन्हैया लाल की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला वीडियो शूट किया और यह वीडियो जारी कर दिया। जांच एजेंसियों को इस बात के सबूत भी मिल गए हैं, कुछ खुलासे पूछताछ में भी हुए हैं। दावा यह किया जा रहा है कि नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने वालों की हत्या की साजिश काफी पहले से चल रही थी। सबसे पहले कन्हैया के मर्डर का प्लान नहीं था, पहले टारगेट कोई और था, लेकिन कन्हैया एक सॉफ्ट टारगेट था, उस पर हमला करना आसान था, इसलिए कन्हैया को टारगेट किया गया। हैरानी की बात है कि इस साजिश में अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौर चिश्ती का रोल सबसे अहम बताया जा रहा है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि जानकारों का दावा है कि गौर चिश्ती ने ही मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के लिए सारा प्लान बनाया। उन्हें बताया पहले धमकी वाला वीडियो शूट करना है, लेकिन जारी नहीं करना है, जारी तब करना है जब काम हो जाए, जिससे यह लगे कि सोच समझकर प्लानिंग के तहत
गला काटा गया। ये तैश में आकर किया गया काम नहीं था। इससे लोगों में दहशत ज्यादा बैठेगी। पता यह भी लगा कि गौहर चिश्ती ने ही रियाज और गौस को निर्देश दिया था कि हत्या के वक्त का लाइव वीडियो भी शूट करना है। कन्हैयालाल मर्डर पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, ये जो जानकारी मिली है, ये हम तक पहुंचाने वाले हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य इस वक्त मेरे साथ में है। मनीष, बहुत सारी एक्सक्लूसिव जानकारी आपने जो दी मैंने दर्शकों के साथ शेयर की है। कैसे इस बात के संकेत मिले हैं कि ये खादिम तक इसके तार जुड़े हैं? आपके पास और क्या एडिशनल बात है, और क्या जानकारी है? देखिए रजत जी, ये पूरा एक सीक्वेंस मिला है एनआईए को, एसआईटी को और एटीएस को। अगर 17 जून से हम पूरी कड़ियों को देखते हैं तो जो नारा दरगाह के बाहर लगता है उसी दिन रियाज भी वैसा ही वो वीडियो बनाता है। दूसरी बात ये है कि उसी दिन शाम को यहाँ से गौहर चिश्ती रवाना होता है उदयपुर में, उसकी लोकेशन उदयपुर में मिलती है और उस लोकेशन के आधार पर यह भी बताया जा रहा है कि रियाज और गौस से मुलाकात भी हुई है गौहर चिश्ती की। तीसरी जो कड़ी इसमें बताई जा रही है कि जो ब्रिज का काम करता था, यानी गौहर चिश्ती और रियाज और गौस से मिलाने वाला जो अहम आदमी था वो था अनवर, जो कि अजमेर में रहता था और अजमेर में कुछ दिन पहले एटीएस ने अनवर को उठाया भी है। तो ये तीसरी कड़ी है। चौथी कड़ी ये है कि जब ये पूरी घटना को अंजाम दे दिया गया, यानी रियाज और गौस ने कन्हैया की हत्या कर दी, उसके बाद वो सीधे रवाना हुआ अजमेर की तरफ, लेकिन बीच में ही पकड़ लिया गया भीम में और वहीं पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ में ये पता लगा था कि वो सीधे अजमेर शरीफ आ रहा था। यानी अगर सर्किल को पूरी तरीके से देखें तो गौहर चिश्ती से शुरू होता है, यानी सर तन से जुदा होने का नारा और सर तन से जुदा करने वाले की जो साजिश बनाने की जो प्लानिंग है वो कमोबेश वहीं से तैयार होती। पुलिस इसी बात की कड़ी को खंगालते हुए उदयपुर से अजमेर आ गई है और अजमेर में इंटेलिजेंस और एसआईटी की टीम यहां पर मौजूद है और एनआईए भी अब अजमेर में आकर जांच करेगी। यह बताया जा रहा है कि जो उसके लोकेशन है उसके आधार पर सबसे पहले यही पता लग रहा था कि अगर 17 तारीख को गौहर चिश्ती यहां से बयान देकर उदयपुर गया था तो वो करने क्या गया था, उसका क्या कनेक्शन था, ये सवाल का जवाब गौहर चिश्ती दे सकता है। लेकिन उसकी मुलाकात रियाज और गौस से हुई, रियाज और गौस से क्यों मिला, इसके सवाल का जवाब भी वो दे सकता है। और उसके बाद जब पूरे घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जब वो दोनों यही अजमेर में आ रहे थे तो वो क्यों आ रहे थे, किससे मिलने के लिए आ रहे थे, इसका जवाब भी गौहर चिश्ती दे सकता है। लेकिन इस बीच अनवर को भी अगर गिरफ्तार किया गया है तो अनवर वो शख्स है जो रियाज और गौस को मिलाता था गौहर चिश्ती से, तो उसके क्या कनेक्शन थे। तो इन तमाम तारों को जोड़ते हुए तमाम जांच एजेंसी गौहर चिश्ती तक पहुंची है। गौहर चिश्ती की लास्ट लोकेशन बिहार में मिली है और गौहर चिश्ती की तरफ निगाहें बहुत दिन से थी इंटेलिजेंस की, क्योंकि 2020 में भी गौहर चिश्ती सीआरपीएफ कैंप की जासूसी करते हुए पकड़ा गया था। उसकी जांच चल रही थी अनौपचारिक रूप से। सेंट्रल जो इंटेलिजेंस की टीम है वो इसकी अभी भी जांच कर रही है कि आखिरकार ये जासूसी कर रहा था और टारगेट पे बहुत दिन से था। लेकिन जैसे ही इसने नारा लगाया और उसके बाद से जब पुलिस में मामला दर्ज हुआ, शाम के बाद से गौहर चिश्ती फरार हो गया और आज तक के फरार है। अगर सिर्फ नारेबाजी की बात होती तो शायद गौहर चिश्ती अभी तक के पुलिस की गिरफ्त में आ जाता, लेकिन कनेक्शन बहुत लंबे हैं उसके। शायद यही वजह है कि गौहर चिश्ती फरार हो गया है और पुलिस इन्हीं बिंदुओं को सबसे ज्यादा प्राइमा फेसाई पे फोकस कर रही है कि इन बिंदुओं के आधार पर कहीं ना कहीं गौहर चिश्ती का कनेक्शन है सामने और गौहर चिश्ती से ही सवाल जवाब होंगे तो शायद इस पूरे जो घटनाक्रम का जो असली मास्टरमाइंड है वो सामने आ सकता है। क्योंकि गौहर चिश्ती का जो रिलेशन है जिन लोगों से वो बड़े रसूख के साथ है और चूंकि दरगाह से चूंकि नाम जुड़ा हुआ है, लिहाजा पूरी दुनिया में एक ऐसा मैसेज ना जाए कि कोई सांप्रदायिक बात ना हो, इसलिए गिरेबान पे हाथ पुलिस इतनी जल्दी नहीं डाल रही है। पूरे एविडेंस कलेक्ट कर रही है और उन एविडेंस के आधार पर ही गौहर चिश्ती या गौहर चिश्ती से जुड़े हुए वो लोग जो मास्टरमाइंड बताए जा सकते हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। मनीष, आपने बड़े कम शब्दों में पूरा सीक्वेंस बड़े अच्छे से समझा दिया और आपने इस बात को संकेत भी दे दिए कि कैसे गौहर चिश्ती इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तो तब तक तो ये मामला सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं आपसे कुछ और जानकारी हासिल करूंगा। मनीष ने जो खबर दी है वो बड़ी है, जो संकेत मिले हैं वो खतरनाक हैं। पुलिस को जिस तरह के एविडेंस मिले हैं वो इस बात का संकेत देते हैं कि उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के पीछे, इसकी साजिश के पीछे अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती का हाथ था। इसकी कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं, इसके कनेक्शन क्या हैं, इसके संकेत क्या हैं, सबूत क्या हैं, ये मैंने आपको दिखाया। हालांकि पुलिस इस मामले में फिलहाल ज्यादा बोलने से बच रही है। अजमेर के एडिशनल एसपी ने कहा कि गौहर चिश्ती के खिलाफ केस दर्ज है, उसे पुलिस खोज रही है, पुलिस के पास सुराग है,
लेकिन गिरफ्तारी से पहले ज्यादा डिटेल नहीं दे पाएंगे। प्राइमा फेसी सूचना तो है वो उदयपुर गया था। हम प्राइमा फेसी बेसिकली हर एक एंगल पे जांच कर रहे हैं। जो भी कनेक्शन है, जो भी घटनाएं हुई हैं, उनके बीच में कोई आपस में कोरिलेशन है नहीं। कंक्लूसिवली अभी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि भाई गौहर का रियाज और गौस से भी कनेक्शन था और प्रयोग अगर उसने किया है, दोनों नारों की टाइमिंग सेम है, तमाम कनेक्शन उसके अजमेर से आ रहे हैं, तो क्या एक मास्टरमाइंड गौहर चिश्ती निकल सकता है बाद में? देखिए, उदयपुर हत्याकांड के अभी तक हमारे पास कोई ऐसे कनेक्शंस नहीं आए हैं सामने। डेफिनेटली हम हर एंगल पे काम कर रहे हैं इसमें, गौहर के पर्सपेक्टिव से भी और उदयपुर हत्याकांड में जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी, बट अभी तक कंक्लूसिवली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गौहर को लेकिन आप तलाश रहे हैं शिद्दत से? डेफिनेटली गौहर के हम लोग तलाश रहे हैं और कुछ क्रेडिबल इनपुट्स भी हैं, हम लोग काम कर रहे हैं उस पर। हालांकि अभी केस की जांच एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है। एनआईए की 18 मेंबर्स वाली टीम उदयपुर में मौजूद है। एनआईए के अफसर आज सबसे पहले कन्हैयालाल के कातिल मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के घर पहुंचे। घर की तलाशी ली गई, रियाज और गौस के पड़ोसियों से पूछताछ की। इसके बाद जांच टीम के अफसर उस फैक्ट्री में गए जिसके ऑफिस में रियाज और गौस ने कन्हैयालाल का गला काटने के बाद हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला वीडियो बनाया था और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। आज जांच में एक और बात सामने आई। इस बात के सबूत मिले कि उदयपुर में मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के मददगार भी थे। कुछ लोगों ने इन दोनों कातिलों को भगाने में मदद की थी। आज कुछ ऐसा सीसीटीवी फुटेज भी मिला जिससे पता लगा कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद रियाज और गौस सबसे पहले एक वेल्डिंग शॉप पर गए थे। इस शॉप में दोनों ने कपड़े बदले, खाना खाया। ये वेल्डिंग शॉप रियाज के परिचित अमजद की है। पता यह लगा कि रियाज और गौस जिस बाइक से भागे थे उस बाइक को लेकर अमजद की दुकान पर काम करने वाला एक शख्स पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने ले गया था। पेट्रोल पंप का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ गया है, जिससे ये बात कंफर्म हो गई कि 2611 नंबर की बाइक लेकर एक शख्स पेट्रोल पंप पर गया था और उसने बाइक में 600 रुपए का पेट्रोल भरवाया था। मतलब साफ है, कन्हैयालाल के हत्यारों की उदयपुर में मदद करने वाले लोग मौजूद थे, उनकी बाइक में पेट्रोल भरवाने वाले लोग मौजूद थे और फिर वो इसी बाइक से अजमेर की तरफ भागे, लेकिन रास्ते में पकड़े गए। एक बार फिर मनीष भट्टाचार्य के पास चलते हैं। मनीष, अब इस केस के कातिल तो पकड़ लिए गए हैं, लेकिन जो संकेत सामने आ रहे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं, उससे लगता है कि उदयपुर में कातिलों को कई लोगों की मदद मिली। तो क्या अभी इस केस में कई और नाम आने बाकी हैं? कुछ और लोगों को पुलिस पकड़ने वाली है? देखिए रजत जी, जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक बहुत चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन उससे पहले यह भी चौंकाने वाला है कि कन्हैयालाल से पहले भी कई और लोग थे जो निशाने पर थे। सबसे पहली बात यह है कि एक व्यापारी जिसको धमकी मिली थी, शुरुआत वहां से होती है, क्योंकि बाबला नामक के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया था, उठाया था, उससे पूछताछ हो रही थी। तो उसमें यह पता लगा था कि जिस व्यापारी को धमकी दी गई थी, सबसे पहले उसको कहीं ना कहीं निशाना बनाने की साजिश थी। और जैसे ही ये बात पुलिस को पता लगी और उस व्यापारी की तरफ से जब पुलिस को सूचना दी गई तो बाबला वहां मौके से फरार हो गया, लेकिन बाबला बाद में पुलिस की हिरासत में आ गया। पुलिस ने जब उससे पूछताछ की तब ये कहीं ना कहीं सामने आया कि लगभग 4 से 5 लोग थे जिनके ऊपर टारगेट किया गया था और कहीं ना कहीं इन लोगों को इनके साथ कोई घटना की जा सकती थी। दूसरी बात यह है कि बाबला के साथ एक और साथी गिरफ्तार हुआ वसीम कादिर अटारी। इसकी तमाम फोटोज हैं जो कि गौस के साथ हैं। लगभग 2013-14 से ये दोनों दोस्त हैं और इसके साथ हैदराबाद या तमाम जगह पर जहां पर तकरीरें होती हैं वहां पर वो गया था। इसकी दोनों दोस्ती क्यों थी, इस बात पे सबसे गहन तलाशी ली गई तो पता लगा कि जो वसीम कादिर अटारी है वो बाकायदा एक म्यूजिक कंपनी चलाता है और उस म्यूजिक कंपनी में तकरीरें देता है और उस तकरीरों को अलग अलग जगह पर देने जाता है, इसलिए गौस ने उससे दोस्ती की थी। तो ये तमाम कनेक्शन खंगाला जा रहा है, लेकिन बात यही सामने आ रही है कि जो व्यापारी जो बच गया उसके बाद इन दोनों ने यह तय किया था कि इस पूरे मकसद को अंजाम देने के लिए एक सॉफ्ट टारगेट ढूंढना है। लिहाजा सॉफ्ट टारगेट वो होना चाहिए जो नुपुर शर्मा के समर्थन में भड़काऊ पोस्ट कर रहा है और ठीक कन्हैयालाल को वैसे ही आइडेंटिफाई किया गया और
उसको आइडेंटिफाई करने में सबसे बड़ी भूमिका आई कन्हैया लाल के दुकान के ठीक सामने दुकान है नाजिम टेलर, क्योंकि नाजिम टेलर ही उससे दोस्ती थी और उसी के व्हाट्सएप ग्रुप पे तमाम चीजें आती थी। तो उसने जब कन्हैया लाल का कोई गलती से पोस्ट हुआ तो उसने उस पोस्ट को गौस और रियाज के व्हाट्सएप ग्रुपों पे पोस्ट किया। वहां से पूरी एक साजिश तैयार हो गई कि अगर ये व्यापारी बच गया है तो लिहाजा कन्हैया को कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाए, कन्हैया को टारगेट किया जाए। तो पूरी तैयारी कन्हैया के साथ हो गई। उसके बाद कन्हैया को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन अब कड़ियों को अगर हम खंगाल रहे हैं तो उदयपुर में मनीष, ठीक है आपने कड़ियां बताई, सीक्वेंस बताया, लेकिन आज के जमाने में तो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस होता है, कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं, सारी बातें सामने आ सकती हैं, सारे कनेक्शन जोड़े जा सकते हैं। देखिए बिल्कुल, ये शायद कनेक्शन इसी वजह से जुड़ भी रहे हैं। सर्विलांस और जो सीडीआर हो या अन्य चीज़ें हों, उन चीज़ों से तलाशा जा रहा है। जो तमाम फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो, उस पर जो फोटोज़ हैं उनसे उन लोगों की पहचान की जा रही है। गौस और रियाज से रोज़ पूछताछ हो रही है, तब वो अपने तमाम जितने भी स्लीपर सेल्स हों या जो उनके कनेक्शंस थे उनको बताया जा रहा, उनको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। और पुलिस तमाम लोगों के फ़ोन्स को सर्विलांस पे लेके रखी हुई है, इन लोगों से जिससे बात हुई है। और कुल मिलाकर अंदेशा पुलिस को पहले से था कि कुछ इस तरीके की घटना हो सकती थी, लेकिन इतनी बड़े पैमाने पर घटना हो जाएगी शायद पुलिस को भी अंदाजा नहीं था। और दूसरी चीज मनीष, ऐसे केसेस में जरूर होता है कि कुछ ना कुछ अब पैसे का लेन देन होता है, अब किसी को खरीदा जाता है, किसी को मदद की जाती है। देखिए बिल्कुल, ऐसे केसेस में तमाम चीज़ें होती हैं। रेडिकलाइज करने के लिए सारी कोशिशें की जाती हैं, क्योंकि गौस और रियाज ऐसे ही रेडिकलाइज नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सोशली कनेक्ट थे। वो पूरे इलाके में लोगों से बातचीत करते थे। तमाम फोटोज़ में दिख रहा है कि सोशली तमाम शादी ब्याह समारोह में बड़े बड़े नेताओं से या अन्य लोगों से भी वो मुलाकात करते थे। यानी साफ है कि वो किसी न किसी के संपर्क में आए हैं, रेडिकलाइज हुए हैं। इस तरीके की नारेबाजी को हकीकत में अमल देने के लिए उनको किसी ने भड़काया है, एक साजिश रची गई है, एक चेन बनाया गया है और उस चेन के तहत ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और लिहाजा उन्होंने ढूंढे हैं सॉफ्ट टारगेट। सॉफ्ट टारगेट में कुछ लोग पहले विफल हो गए, लेकिन जो लोग दोबारा जो मिले उनके घटना को अंजाम देने में अब कामयाब हुए। तो उसके बाद जब गिरफ्तारी हुई तो तमाम बड़े नामों का अब खुलासा हो रहा है। जी मनीष, आपने बहुत सारी जानकारी दी है। मामला बहुत संवेदनशील है, सेंसिटिव है। आप इस पर नजर बनाए रखिए, और भी इंफॉर्मेशन आपसे लेंगे और साथ साथ आप अपना ख्याल भी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। उदयपुर के केस में जो खुलासे हुए, सबूत जिस साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, अगर वो सही साबित होती है तो ये बहुत ही दुखद होगा। कन्हैया के कातिलों को कानून सजा देगा। साजिश करने वाले, कातिलों की मदद करने वाले भी जल्दी सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन अगर इस साजिश के तार अजमेर शरीफ की दरगाह तक पहुंच गए, दरगाह के खादिम गौर चिश्ती का रोल इस साजिश में स्टेब्लिश हो गया, तो यह साबित हो जाएगा कि एक खादिम ने करोड़ों लोगों के भरोसे का कत्ल किया। ख्वाजा गरीब नवाज में हिंदुओं की भी आस्था है, करोड़ों हिंदू वहां माथा टेकने जाते हैं। मुसलमानों की भी आस्था है, चादर चढ़ाने जाते हैं। अगर जांच एजेंसियां सारे सबूतों को जोड़ने में कामयाब हो गई और गौर चिश्ती साजिश करने वाला निकला, तो उसके ऊपर सिर्फ कन्हैया लाल की हत्या की साजिश का इल्जाम नहीं होगा, उसके खिलाफ पवित्र दरगाह पर 800 साल से कायम करोड़ों लोगों के भरोसे के कत्ल का इल्जाम भी होगा। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ पूरे राजस्थान में प्रदर्शन हो रहे हैं। लोगों में गुस्सा है। हिंदूवादी संगठन पूरे स्टेट में मौन जुलूस निकाल रहे हैं। कहीं हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, कहीं लोग तख्ती बैनर लेकर प्रशासन को ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रतनगढ़ की है। यहाँ हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सड़क पर हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया। शाहपुरा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ह्यूमन चेन लगाकर कन्हैया की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके अलावा उदयपुर में भी बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। प्रोटेस्ट में शामिल लोगों का कहना था कि उदयपुर में कन्हैया लाल के कातिलों को जल्दी फांसी की सजा मिलनी चाहिए। जो लोग इस साजिश में शामिल हैं, जिन लोगों ने कातिलों की मदद की,
उन सब के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए जैसा एक्शन अपराधियों के साथ उत्तर प्रदेश में होता है। वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कन्हैया की जो हत्यारे हैं, जिस तरीके से निर्मम तरीके से कन्हैया लाल जी की हत्या की गई है, उससे भी कड़ी से कड़ी सजा इन दोषियों को मिले कि ताकि अगली बार कोई इस तरीके का सोचे उससे पहले उसकी रूह कांप उठे कि हमने किस तरीके का जघन्य अपराध किया है। हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा? हम इसीलिए एकत्रित हुए यहाँ पे, तो उनको जल्द से जल्द फांसी हो। आतंकवाद के जो यहाँ पे कीड़े उदयपुर में रेंग रहे हैं, उन सबको गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो उदयपुर की नहीं पूरे भारत देश की शांति भंग होगी। फास्ट ट्रैक की व्यवस्था होनी चाहिए, फांसी देने की कार्रवाई होनी चाहिए और तीव्र गति से फास्ट ट्रैक पे केस को लेकर फांसी की सजा होनी चाहिए। इसीलिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। राजस्थान की सरकार पूरा तंत्र मिला हुआ है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, अपराधियों के खिलाफ अपराध होते ही उनकी प्रॉपर्टी जब बुलडोजर चल रहे हैं, अपराधी गलों में तख्ते लगा के थाने में जा रहे हैं, ऐसा शासन हम राजस्थान में चाहते। जो अपराधी अभी तक सरकार ने पकड़े तो गए हैं, लेकिन क्या हो रहा है? देश के लिए एक ऐसी मिसाल पेश होनी चाहिए, सरकार को देश के लिए और पुलिस को ऐसी मिसाल पेश करो जिनको इमीडिएट फांसी दी जाए। कोई भी दो राय नहीं, जैसा यूपी में हो रहा है वैसा यहाँ होना। लोगों का गुस्सा जायज है, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए। इस गुस्से में किसी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कानून के खिलाफ हो। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। सरकार ने प्रदर्शन पर रोक नहीं लगाई है और अच्छी बात यह कि अब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद गहलोत ने फिर वही बात कही जो वो पहले कई बार कह चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में माहौल बिगड़ रहा है और प्रधानमंत्री खामोश हैं। अच्छा होता मोदी देश को संबोधित करते और शांति की अपील करते। आज पब्लिक का मूड क्या आप सबको मालूम है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश हो। ऐसे जघन्य हत्याकांड जहाँ होंगे वहाँ प्रदेश में आक्रोशित होना लाजमी प्रदेश का या देश का, वो आज आक्रोश देखने को मिला हम लोगों को। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा नरेंद्र मोदी जी से कि आपको बार बार हम लोग अपील ही तो कर रहे हैं। अपील क्या कर रहे हैं? आप मैसेज दो देश को, आपके मैसेज का इम्पैक्ट पड़ेगा कि प्रदेश में और देश में शांति, सद्भाव, प्यार, भाईचारा रहे और हिंसा को मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, यही कहना उनको खाली। तमाम विपक्षी पार्टी बोल चुकी है, तभी प्रधानमंत्री जी को ये कहते हुए तकलीफ क्या हो रही है, ये हमारे समझ के परे है। पहले अपील की थी एक बार जब लीचिंग हुई थी, एंटी सोशल एलिमेंट है वो लोग जो लीचिंग करते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ा था। जब हम खुद कहते हैं उसका इम्पैक्ट पड़ा था, तो अब तकलीफ क्या हो रही है उनको अपील करने में। उनकी अपील होती तो मेरे ख्याल से ऐसी घटना भी नहीं होगी, मेरा मानना है। अशोक गहलोत पुराने नेता हैं, अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, जानते हैं किस मौके पर क्या कहना है। वो ये भी जानते हैं कि राजस्थान के पुलिस ने अगर समय रहते खतरों को पहचाना होता तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। अगर अजमेर की पुलिस ने दरगाह शरीफ में खड़े होकर सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले गौर चिश्ती को उसी दिन पकड़ लिया होता तो उदयपुर में शायद साजिश न हो पाती। अगर उदयपुर की पुलिस ने कन्हैया लाल की शिकायत की जांच ठीक से की होती तो शायद आज वो जिंदा होते। इसीलिए कहते हैं जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। नूपुर शर्मा को सपोर्ट करने के कारण अमरावती में उमेश कोले की भी हत्या हुई है। वहां भी लोगों में नाराजगी है। वहां भी एनआईए इस केस की जांच कर रही है। एनआईए ने पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 13 जगहों पर रेड की। कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड और डीवीआर जब्त किए हैं। उमेश कोले की हत्या के केस में जिन 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है उनसे पूछताछ में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, इनमें से कई लोगों को अमरावती के नागपुरी गेट थाने में बुलाकर उनसे भी पूछताछ की गई। बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। आज एनआईए ने मर्डर केस के 7 आरोपियों को मुंबई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 जुलाई तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी।
इस दौरान आज बीजेपी के लीडर कपिल मिश्रा अमरावती पहुंचे। कपिल मिश्रा ने उमेश कोहले के परिवार वालों से मिलकर उन्हें 30 लाख रुपए का चेक दिया। यह रकम कपिल मिश्रा की अपील पर लोगों ने चंदे में दी है। कपिल मिश्रा का कहना है कि अमरावती को एक लेबोरेटरी बनाने की कोशिश की गई, प्रयोगशाला बनाने की कोशिश की गई, यहां पर आतंक फैलाने का प्रयास किया गया। अगर पुलिस ने लापरवाही न की होती तो अमरावती में घटना नहीं हुई होती। ऐसा लग रहा है कि अमरावती को एक्सपेरिमेंट का ग्राउंड बनाया जा रहा है जिहादियों के द्वारा, इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा कोई यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। ये प्रयोग अभी अचानक नहीं हुआ। उमेश कोहले जी के मामले में ये 12 नवंबर को जो इधर हुआ घटनाक्रम, रजा एकेडमी के नाम पे जो कार्यक्रम हुआ, जिस प्रकार का आतंक यहाँ पे गलियों में, सड़कों में, शहरों में, बाजारों में फैलाने का कोशिश किया गया, अगर उस वक्त अपराधियों को पुलिस ने पकड़ा होता तो शायद उमेश कोहले जी हमारे बीच में जीवित होते। एक बार फिर से ये कहता हूं कि ऐसे किसी भी परिवार को ना कमजोर पड़ने देंगे, ना अकेला पड़ने देंगे। और भी लोगों को धमकियां मिल रही हैं देश में, अमरावती में धमकियां मिल रही है और लोगों को उदयपुर में धमकी मिल रही। मेरे को भी कुछ लोगों ने धमकी भेजने की कोशिश की। मैं ये कहना चाहता हूं, आपका जो एजेंडा है दहशत का, ये एजेंडा भारत की भूमि में कभी नहीं चल सकता। कपिल मिश्रा ने उमेश कोहले के परिवार की मदद की, इसके पहले कन्हैया लाल के परिवार की मदद की, लोगों से पैसा जुटाकर उन तक पहुंचाया। ये अच्छा काम है, लेकिन मामला संवेदनशील है, इसलिए बहुत संभल कर बयानबाजी करनी चाहिए। जांच एजेंसियों को उनका काम करने देना चाहिए, क्योंकि केस सेंसिटिव है। ये बात जांच एजेंसियां भी समझती हैं, वो भी संभल कर चल रही हैं, एक एक सबूत जुटा रही हैं, और जो संकेत मिल रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि साजिश गहरी है, इसलिए इसकी जड़ तक पहुंचना भी आसान नहीं है, इसमें वक्त लगेगा। लेकिन मुश्किल यह है कि अमरावती और उदयपुर में 2 बेगुनाहों की हत्या हुई है। इसका हवाला देकर अब लोगों को धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद पुलिस अलर्ट है, सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम है, लेकिन आज एक बार फिर राजस्थान से लोगों को जान से मारने की धमकी की कई खबरें आई। आज उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर समेत कई जगह पर ऐसे मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि कन्हैया के केस से सबक ले चुकी राजस्थान की पुलिस अब हर शिकायत को गंभीरता से लेती है। उदयपुर के प्रतापनगर थाने की पुलिस ने धमकी देने के केस में आज 4 लोगों को अरेस्ट किया। अब्दुल बाली, गुफरान हुसैन, शाहिद नवाज खान और शोएब जिलानी ने सुंदरवास इलाके में रहने वाले नौजवानों को धमकी दी थी। इस लड़के ने कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा के सपोर्ट में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था, उसी के बाद उसे धमकी दी जा रही थी। इस शख्स ने थाने में शिकायत की, पुलिस ने एक्शन लिया और 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। देखिए, कुछ विक्टिम्स हमारे सामने आए थे और इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी रिवील हुई थी कि कुछ लोगों को धमकियाँ मिली हैं, तो उसमें केस रजिस्टर करके कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिनमें सोशल मीडिया के थ्रू धमकियाँ भी और रिकॉर्डिंग्स थी, और उनके खिलाफ उनको भी प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, वो कोर्ट में पेश किया गया। भरतपुर में तो फिल्मी स्टाइल में सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई। एम्बुलेंस के ड्राइवर को रास्ते में रोककर गांव के 2 लोगों के नाम चिट्ठी भेज दी गई। इस धमकी भरी चिट्ठी में लिखा था कि कन्हैया लाल और नूपुर शर्मा का सपोर्ट करते हो, 10 दिन के भीतर सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। इस धमकी भरी चिट्ठी को लेकर गांव के लोग पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने उन लोगों के घरों पर सिक्योरिटी गार्ड तो तैनात कर दिए हैं जिन्हें धमकी दी गई है, और अब धमकी देने वालों की तलाश की जा रही है। रिपोर्ट में उसने तहरीर किया कि मैं 104 एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ। कल दिनांक 6/7/2022 को मैं पहाड़ी आ रहा था। अहमदपुर के पास में पीछे से सफ़ेद अपाची बिना नंबरी पर 2 व्यक्ति आए, जिन्होंने मेरे को रुकवाया। रुकवाने के बाद में मेरी एम्बुलेंस में 2 पर्ची फेंकी और मेरे से कहा कि ये पर्ची तेरे गांव ले जा करके दे दे। मेरे को खंजर बताया और धमकी दी कि अगर आपने पुलिस में शिकायत की तो सर जान से ख़त्म कर देंगे। वो पर्चियों पर मैंने खोल करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था सर तन से जुदा। दूसरी पर्ची पे भी यही बात लिखी हुई थी। प्रकरण दर्ज कर लिए, मुकदमे का अनुसंधान जारी है। जिनको धमकी मिली है वो कैथवाड़ा थाना का क्षेत्र गाँव रात के निवासी हैं, जिनकी सुरक्षा
के लिए कैथवाड़ा थानाधिकारी को गोपनीय पत्र लिख करके निर्देशित किया गया। जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लोगों को धमकी दे रहे हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको बिना देर किए पुलिस को खबर कर देनी है। 2 केसेस जिनका हमने जिक्र किया ये राजस्थान के हैं, इसलिए ये कहना भी ज़रूरी है कि उदयपुर में पुलिस को अपनी गलती का क्या एहसास हुआ। पुलिस को इस बात का एहसास हुआ कि कन्हैया ने धमकी मिलने के बाद जानकारी पुलिस को दे दी थी, सुरक्षा मांगी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और कन्हैया की जान चली गई। इसलिए लोग इतने नाराज हैं। अब इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि राजस्थान पुलिस गंभीर है, अब ऐसी गलतियां नहीं करेगी। अगर किसी को धमकी मिलती है, वो शिकायत करता है, तो पुलिस उसकी बात को गंभीरता से लेगी, उसे सुरक्षा देगी, धमकी देने वालों को पकड़ेगी। लेकिन आम जनता को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कन्हैया लाल और उमेश कोयले का गला काटे जाने के बाद जो माहौल खराब हुआ है, उसके बाद मौत के सौदागर जगह जगह एक्टिव हो गए हैं। पुराने वीडियो निकालकर वायरल किए जा रहे हैं, माहौल को खराब करने के लिए जहरीले नारों के वीडियो सर्कुलेट किए जा रहे हैं। कोई गला काटने की बात कह रहा है, कोई जीप काटने वालों को इनाम देने का ऐलान कर रहा है, और कोई इसी माहौल को अपना पुराना स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोग ऐसे माहौल का इस्तेमाल पुरानी रंजिश का हिसाब बराबर करने के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो झूठी अफवाहें फैलाकर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरे पास ऐसी हरकतों के कई एग्जाम्पल्स आ जाए, कई ऐसे सबूत सामने आए, ये मैं आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, और आपको अंदाजा लगेगा कि ये सबूत कितने खतरनाक हैं। लेकिन कोई भी झूठा वीडियो, कोई भी पुराना वीडियो, कोई भी अफवाह चिंगारी का काम कर सकती है। इसलिए आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई वीडियो या कोई मैसेज आपके मोबाइल में पहुंच चुका हो। सबसे पहले मेवात का वीडियो आपको दिखाता हूं, जो आज सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। हरियाणा की सरकार ने भी इस वीडियो का संज्ञान लिया है। जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें सैकड़ों की संख्या में मुसलमान एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में इरशाद नाम का एक शख्स नूपुर शर्मा की जीप काटकर लाने वाले शख्स को 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो में सैकड़ों लोग नारेबाजी करते हुए दिखाई देंगे, नूपुर शर्मा को फांसी करने की मांग करते हुए दिखाई देंगे। रैली के बाद एक शख्स ने इस बात को फिर से दोहराया कि जो भी नूपुर शर्मा की जीप काट कर लाएगा उसे वो 2 करोड़ रुपए का इनाम देगा। मैं मेवात पूरी की तरफ से दे रहा हूँ, अगर जो नूपुर शर्मा की जीप काट कर लाएगा, पूरी मेवात की तरफ से 2 करोड़ रुपए का ऑफर है। 2 करोड़ पूरी मेवात देगी, मैं दूंगा। और बताओ, अगर जीप तू काट ला, 2 करोड़ रुपए का ऑफर तू ले ले। पत्रकार, मैंने अपने संवाददाताओं से इस वीडियो के बारे में पता करने को कहा। उन्होंने बताया ये वीडियो नया नहीं है, 12 जून का है। ये रैली हरियाणा के मेवात इलाके में हुई थी। जो शख्स जीप काटने वाले को 2 करोड़ का इनाम देने की बात कह रहा है, उसका नाम इरशाद है। पुलिस से इसके बारे में पूछा गया तो अफसरों ने कहा कि यह रैली पुलिस की परमिशन के बिना की गई थी। इसके बाद पूछा गया धमकी देने वालों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, तो पुलिस अफसरों ने कहा कि अभी वीडियो सामने आया है, पुलिस जांच कर रही है। जब नूह के एसपी वरुण सिंगला ने कहा कि वो पीस कमेटी के लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों से अपील की जा रही है कि बाहर की घटनाओं की वजह से इलाके का माहौल खराब न किया जाए।
मैं पहले भी पीस कमेटी के माध्यम से कई बार मीटिंग कर चुका हूं और अपील हमारे सभी डीएसपी साहिबान भी अपने पीस कमेटी और एसएचओस भी पीस कमेटी के थ्रू मैसेज देते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे जो आपसी भाईचारा है वो बहुत पुराना है और बहुत ही प्रेम और सौहार्द से बना हुआ है। तो हमें बाहर की घटनाओं से अपने यहाँ के आपसी भाईचारे को ख़त्म नहीं करना चाहिए और इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स होती है वो कहीं ना कहीं ये आपसी भाईचारे को और यहाँ की अमन शांति को ख़राब करती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए और दोनों समुदायों में से किसी के द्वारा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए यही हमारी अपील है कि आप लोग सभी शांति बनाए रखें और बाहरी किसी भी कोई भी आपको अगर प्रोवोक करता है तो उसकी बातों में ना आए और आप समझदारी से अपना काम करें। पुलिस ऑफिसर की बात बिल्कुल सही है। अमन और शांति रहनी चाहिए, किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। अगर कोई इस तरह की बातें करे तो उसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए और शायद पुलिस को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, इसलिए पुलिस को इस तरह के भड़काऊ बयान देने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। इरशाद ने यह बयान करीब 1 महीने पहले दिया था, उसे जेल में होना चाहिए था, लेकिन वो अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। आज हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा यह मामला बेहद गंभीर है, पुलिस जल्दी से जल्दी इरशाद को गिरफ्तार करेगी। इसकी सख्त कार्रवाई करवाएंगे हम और ऐसे जो तत्व हैं जो देश की शांति को बिगाड़ना चाहते हैं उनको ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार ने सब जगह पर कार्रवाई की है क्योंकि हम देश में इस प्रकार का माहौल पैदा होने नहीं दे सकते। अगर कुछ लोगों की बदजुबानी या गलत सोच की वजह से देश का माहौल खराब होने नहीं दिया जाएगा। जो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी हम करेंगे। इस तरह की खबरें कई और शहरों से भी आई हैं। बरेली के नासिर नाम के एक शख्स का वीडियो आज वायरल हुआ जिसमें नासिर किसी से झगड़ा कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर नूपुर शर्मा उसके सामने आ जाएगी तो उसका गला काट देगा, जो नूपुर को सपोर्ट करेगा उसकी जान ले लेगा। अच्छी बात है कि जैसे वीडियो सामने आया कुछ ही घंटों में पुलिस ने नासिर को अरेस्ट कर लिया। उस नूपुर शर्मा की हम गर्दन काट ले तुम्हारे सामने खड़ी कर दो उसकी। अरे हम तुमसे क्या कह रहे हैं, हम नहीं पहुंच पा रहे, तुम सामने खड़ी कर दो। हम अपने बाप पैदा नहीं, उसी गर्दन हम काटेंगे सबसे पहले नूपुर शर्मा की। खड़ी करो तुम हो नूपुर शर्मा, तुम्हारी काटे बताओ तुम कह दो कि हम है नूपुर शर्मा, तो हमारी की शान में गुस्ताई करते हो। तुम्हारी गर्दन अभी काट लेंगे, ईमान से बा खुदा अभी काट लेंगे। अपने बाप पैदा नहीं तुम हमारे, तुम सुनो मेरी बात, तुम हमें गाली दो। सुनो हम तुम्हें गाली देंगे, हम तुम्हारे सामने आएंगे, छुप के ना बैठेंगे, सीधी स्पष्ट बात कर रहे हैं। हमने तुम्हें किसी भगवान के लिए बुरा कहा? सरकार की शान को गुस्ताई कर दी, गर्दन कट जाएगी यार। ये वायरल वीडियो में गर्दन काटने की धमकी दी गई है। इस आधार पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। कौन अभियुक्त है, कहाँ के रहने वाला, कुछ डिटेल? अभियुक्त फरीदपुर स्थानीय का रहने वाला है और नासिर नाम का अभियुक्त है जिसने गर्दन काटने की धमकी दी थी। इसी आधार पर अभियुक्त पंजीकृत कर और गिरफ्तारी करके आगे कार्रवाई की जाएगी। जब ऐसे वीडियो वायरल होते हैं तो माहौल खराब होता है। मुरादाबाद से भी ऐसी खबर आई, लेकिन पुलिस ने धमकी देने वाले 3 युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गाजियाबाद से बहुत चौंकाने वाला केस आया। यहां परवेज नाम के शख्स ने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए उसके नाम से एक कारोबारी को धमकी दे दी, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से उसकी चालाकी पकड़ी गई और अब वो सलाखों के पीछे है। गाजियाबाद के लोनी में रहने वाले परवेज का अपने पड़ोसी सदर खान से झगड़ा चल रहा था। ऐसे में जब उदयपुर में कन्हैया लाल के मर्डर और इसके बाद देश भर में इस तरह की धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ तो परवेज को लगा इस बहाने वो सदर खान से बदला ले सकता है। इसीलिए उसने सदर खान के नाम से एक कारोबारी को लेटर भेजा और लिखा कि नूपुर शर्मा का सपोर्ट करने की वजह से उसका हाल भी कन्हैया लाल जैसा होगा। लेकिन जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो पता लगा कि धमकी वाली चिट्ठी सदर खान ने नहीं बल्कि परवेज ने सदर खान के नाम से भेजी है और इसके बाद परवेज को अरेस्ट कर लिया गया। 4 जुलाई को देवेंद्र ढाका नामक व्यक्ति को एक धमकी मिली थी एक लेटर के जरिए, जो कि स्पीड पोस्ट से उनको भेजा गया था, जिसमें उनको जान से मारने की धमकी थी। इस घटना को तत्काल हम लोगों ने संज्ञान में लिया था और देवेंद्र ढाका को सुरक्षा प्रोवाइड करवाई गई थी
उसके उपरांत से कई टीमें हमारी इस घटना के अनावरण में लगी हुई थी। तो अंततः थाना लोनी बॉर्डर पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम परवेज़ है, जो कि लोनी क्षेत्र का रहने वाला है। इसने अपने पड़ोसी को फंसाने के लिए ये फर्जी लेटर लिखा था, जिससे कि उसके नाम पर FIR हो जाए और उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करे। लेकिन काफ़ी अच्छा इसमें काम किया टीमों ने, और CCTV माध्यम एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जुटाकर एवं स्पीड पोस्ट को ट्रैक करके हम लोगों ने ये पता किया कि ये लेटर अमुक सदर पठान के द्वारा ना भेजकर परवेज़ के द्वारा भेजा गया था सदर पठान को फंसाने के लिए। परवेज़ को गिरफ्तार कर लिया गया है और परवेज़ को जेल भेजा गया है। जब इस तरह के वीडियोस वायरल होते हैं, ऐसी घटनाओं पर व्हाट्सएप मैसेजेस शेयर किए जाते हैं, तो फिर लोगों में टेंशन बढ़ती है। उदयपुर की घटना की आड़ में लोग कैसे बदला ले रहे हैं ये मैंने आपको दिखाया, कैसे धमका रहे हैं ये आपको दिखाया। कुछ ऐसी खबरें भी मिली कि कुछ लोग इस मौके का इस्तेमाल अफवाहें फैलाकर टेंशन क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। आज करौली में 2 लड़कों में झगड़ा हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने दंगे की अफवाह फैला दी। दंगे की अफवाह फैलते ही शहर के बाजारों में दुकानों के शटर गिरने लगे। जिन लोगों के बच्चे स्कूल गए थे वो उन्हें घर लाने के लिए स्कूल भागे। अफवाह का असर यह हुआ कि देखते ही देखते शहर के बाजार बंद हो गए, सन्नाटा फैल गया। हालांकि बाद में पता चला कि करौली के भूडारा बाजार में 2 गुटों के बीच झगड़ा हुआ था। झगड़ा सड़क पर साइड देने को लेकर हुआ था, लेकिन मामूली सी लड़ाई बड़े तकरार में तब्दील हो गई। दोनों गुटों के लोगों ने एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमला किया। कई लोग घायल हो गए। बाजार में भगदड़ मची और दंगा होने की अफवाह पूरे शहर में फैल गई। इसके बाद करौली के SP और DM शहर में निकले, पुलिस की टीम के साथ गश्त लगाई, लोगों को बताया कि कोई दंगा नहीं हुआ, सिर्फ 2 गुटों में झगड़ा हुआ है। तब जाकर मामला शांत हो पाया। 2 बच्चों में आपस में कहासुनी होकर मारपीट हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। अपील करना चाहूँगा कि बिल्कुल शांति है, शांति बनाए रखें, कोई किसी बात की नहीं है। मेयर कलेक्टर साहब दोनों राउंड पे हैं, कोई आपसी मामले को लेकर 2 लड़के लड़े हैं और कोई बात नहीं है। धमकी देने की, वीडियो वायरल करने की, अफवाह फैलाने की इन घटनाओं को अगर हम आइसोलेशन में देखें तो शायद इतनी खतरनाक ना लगे। लेकिन जब ये देखते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में नफरत का जहर फैलाने की कोशिश हो रही है, अलग अलग तरीके से हो रही है, जब यह सामने आता है कि जगह जगह नए वीडियो बनाकर, पुराने वीडियो निकालकर उन्हें वायरल किया जा रहा है, तो लगता है एक मानसिकता है जिसका इलाज करने की जरूरत है। कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, दोनों को ऐसा करने वाले लोगों को पहचानने की जरूरत है। समाज के सामने उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। कोई भी मैसेज, कोई भी वीडियो फॉरवर्ड करने से पहले यह सोचें इसके पीछे भेजने वाले की नीयत क्या हो सकती है, जिसने वीडियो बनाया उसकी मंशा क्या है, मकसद क्या है। अगर सब लोग सावधान रहेंगे तो कुछ सिरफिरे मजहब का, धार्मिक भावनाओं का बेजा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में थे। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 554 करोड़ रुपए की लागत वाले कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और 1200 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। मोदी ने वाराणसी में अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन किया। इस फुल्ली ऑटोमेटिक किचन में एक बार में 1 लाख बच्चों के लिए खाना तैयार किया जा सकता है। इस किचन के उद्घाटन के मौके पर मोदी कुछ बच्चों से मिले। कुछ बच्चों ने श्लोक पढ़े, किसी ने कविता पढ़ी, तो किसी बच्चे ने एथलेटिक्स में काबिलियत दिखाई। एक बच्चे ने प्रधानमंत्री को ढोल बजाकर दिखाया और एक छात्र ने प्रधानमंत्री को शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करके सुना। अक्षय पात्र किचन का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां पर मोदी ने नई शिक्षा नीति पर एक सम्मेलन की शुरुआत की और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
मोदी ने कहा, आज भारत में विकास के वो काम हो रहे हैं जिनकी कुछ साल पहले तक कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जो पहले कभी नहीं हुआ, जिन लक्ष्यों को पाने की देश ने कल्पना भी नहीं करता था, वो आज के भारत में हकीकत हमारे सामने निर्माण हो रही है। अब आप देखिए, कोरोना की इतनी बड़ी महामारी से हम न केवल इतनी तेजी से उभरे, बल्कि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में एक है। आज हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम है। स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में, जहां पहले केवल सरकार ही सब करती थी, वहां अब प्राइवेट प्लेयर्स के जरिए युवाओं के लिए एक नई दुनिया तैयार हो रही है। पूरा अंतरिक्ष उनके बाहुपास में आ रहा है। दोस्तों, ये बात सही है कि कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनकी कल्पना पहले नहीं की जा सकती थी। हर गांव में बिजली पहुंचे, हर घर में नल से जल पहुंचे, ये कोई छोटी बातें नहीं है। एक अच्छी खबर आपको बता दूं, आज गुजरात के रेगिस्तान में नर्मदा का पानी पहुंच गया। जो काम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के तौर पर शुरू किया था, वो आज पूरा हुआ। मोदी ने कच्छ के रण में नर्मदा का पानी पहुंचा दिया। यह ऐसा काम है जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। आज नर्मदा नदी का पानी कच्छ ब्रांच कैनाल से इसके लास्ट पॉइंट तक पानी पहुंचा, जो सरदार सरोवर डैम से करीब 750 किलोमीटर दूर है। और यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, जब किसी नदी का पानी उससे 750 किलोमीटर दूर पहुंचाया गया है। नर्मदा मेन कैनाल से कच्छ जिले तक पानी पहुंचाने के लिए 357 किलोमीटर लंबी कच्छ ब्रांच कैनाल बनाई गई है, जो दुनिया की सबसे लंबी मैन मेड कैनाल है। इसी के जरिए आज जब नर्मदा नदी का पानी कच्छ जिले के मोड़ कुबा गांव तक पहुंचा तो लोग खुशी से झूम उठे। पानी की किल्लत के लिए मशहूर कच्छ में नर्मदा नदी का पानी पहुंचने से लाखों लोगों को फायदा होगा। कच्छ ब्रांच कैनाल से 182 गांवों के करीब 1,13,000 हेक्टेयर जमीन को सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए पानी मिल सकेगा। इसके साथ साथ इस नहर से कच्छ जिले के सभी 948 गांवों और 10 कस्बों को पीने का पानी भी मिल पाएगा। कच्छ ब्रांच कैनाल को बनाने में 3,000 करोड़ से ज्यादा की लागत आई है। ये नहर कच्छ के रण से भी गुजरती है। कई जगह ये नहर इतनी ऊंचाई से गुजरती है जो 6 फ्लोर की बिल्डिंग के बराबर है। नहर का पानी इतनी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए पंप लगाए गए हैं। इस नहर के कच्छ तक पानी पहुंचाने के साथ साथ सरदार सरोवर परियोजना के तहत 60,000 किलोमीटर नहर बनाने का काम पूरा हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।